हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और अभी हमने सेशन 24-25 के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर फर्स्ट का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, इंट्रोडक्शन क्लास था। हमने देखा कि कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय आवेश या विद्युत का अनुभव किया। फिर उस कॉन्सेप्ट को लेकर सोचा गया कि जो आकाशीय बिजली हमको दिखाई देता है उसका कारण घर्षण है, बादलों के बीच में घर्षण है। उस घर्षण को लेकर लैब में कांच और एबोनाइट के छड़ में प्रयोग किया गया। फिर हमने देखा आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है। और इस तरह से हमने आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रीवियस क्लास में पढ़ा। और आवेश के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। आज के क्लास में हम अब आगे टॉपिक कंटिन्यूअस करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट उसके देते हैं, जैसे स्वर्णपन्नी एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से देखा गया आवेश का व्यवहार कैसा होता है। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आ गए सभी, तैयार हैं क्लास के लिए? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल पूरे क्लास चले। अरे आप लोग को मालूम है, इतना विश्वसनीय चैनल है, आप लोग को सब प्रीवियस रिकॉर्ड पता है कि टाइम में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपको हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी फैसिलिटी मिलेगी, आप एप्लीकेशन में जाके भी देख सकते हैं, ओरिजिन द लर्नर साहब में। ठीक है, तो वो सब आप लोग को अब क्या पूछने का है, अब क्या पूछने का है, सब आपको पता है कि हमारे चैनल में क्या होता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें हम। और सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट समझें, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। एक्चुअल में विद्युतदर्शी एक तरह से एक डिवाइस है, समझ लीजिए। और इसकी सहायता से हम यहाँ पर यह समझेंगे कि आवेश का जो बेसिक नेचर है, आवेश का जो बिहेवियर है, उसको इस एक्सपेरिमेंट से समझा गया। तो चलिए हम देखें इसे कैसे समझा गया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखो, इस तरह के टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हर टॉपिक एग्जाम में पूछने के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि जो भी पढ़ रहा है वो सीधा उसको एग्जाम में आए। भाई ऐसा नहीं होता। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, और फिजिक्स में वही चीज है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से एक डिवाइस बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको एक इस तरह से एक जार जैसा जारनुमा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया गया है, इसको इसके अंदर में एक थ्रेड से, ठीक है, एक कहना चाहिए विद्युत रोधी थ्रेड से, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, आवेश प्रवाहित हो सके, ऐसा चालक थ्रेड से इसको एक गोल्ड लीफ को लटकाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये फिगर में ही समझा दूं। यहाँ पर ये है, और यहाँ पर एक गोल्ड लीफ जो अभी पास पास है। चलो, सोने के हैं तो हम पीले कलर से ही बना दें भाई। ये ऐसा लटका हुआ है, और यहाँ पर एक कार्क लगा के, यहाँ पर एक कार्क लगाया गया, कार्क के हेल्प से इसको अटैच किया गया है। और यहाँ पर एक धातु का इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। ये सपोज आवेशित करने के लिए ये धातु का एक सिस्टम है इस तरह से। अब आप देखो यहाँ पर क्या देखा गया। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम आवेश के बिहेवियर को देखेंगे। जैसे कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने पढ़ाया कि धन और धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो ये भाई कुछ एक्सपेरिमेंट से पता भी तो चलना चाहिए कि भाई कैसे होता होगा ये। तो देखो, जितने भी तथ्य साइंस में, फिजिक्स में जितने भी तथ्य आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल आते हैं, प्रयोगों के द्वारा आता है। ऐसा कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होता कि उसको सीधा सीधा हम स्वीकार कर लें। हर चीज घटनाओं की सहायता से या प्रयोगों के द्वारा पता चलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम बनाया, इसको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी हम कहते हैं। और इसके बाद क्या किया, यहाँ पर ये जो चालक पदार्थ का एक नॉब लगा हुआ है, इसको प्लस आवेश दिया गया। प्लस आवेश से इसको आवेशित किया। हम चाहें तो माइनस से भी कर सकते हैं, सर जरूरी नहीं है कि प्लस आवेश से ही आवेशित करना है। मतलब उसको हमने आवेश दिया।
अब आवेश देने से हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर आप गोल्ड लीफ देख रहे हो इसमें भी आवेश ट्रांसफर हुआ और इसमें भी प्लस आवेश रहेगा और यहाँ भी प्लस आवेश रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर क्या देखा गया कि ये जो गोल्ड लीफ, ये सोने के जो दो प्लेट हैं वो पास पास थे, जैसे ही वहाँ पर आवेश दिया गया ये ऐसे दूर फैल गए। ये जो पास पास थे ये ऐसे दूर फैल गए। तो दूर फैलने से क्या पता चलता है? प्रतिकर्षण पता चलता है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि भाई दोनों में समान आवेश है, इसलिए वहां पर दोनों दूर फैल। समान क्यों? क्योंकि उसको धन आवेश दिया गया है। यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर एक प्लेट में प्लस एक में माइनस क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर आवेश एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, धन आवेश दोनों को दिया जा रहा है। तो इसका इस तरह से फैल जाना क्या प्रदर्शित करता है कि उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। तो समान आवेश से प्रतिकर्षण होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चलता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, इसकी सहायता से वैज्ञानिकों ने यह समझाया कि भाई दो समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ओके, क्लास 11 हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। सभी क्लासेस आपको मंडे से, कुछ क्लास आपको 1 अप्रैल से ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मंडे तो होली है अभी आप मजे से होली मनाइए, उसके बाद फिर 11th का क्लास है ना। 10th के बच्चे अभी अभी एग्जाम दिए हैं, 10th के स्टूडेंट्स अभी अभी एग्जाम दिए हैं, थोड़ा रिलैक्स, होली वगैरह अच्छे से मना लो। फिर नेक्स्ट डे से हम आपको 11th क्लास का कंटेंट्स प्रोवाइड कराना शुरू करते हैं। 11th क्लास को तो बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक मैथमेटिकल टूल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, बोर्ड क्लास है, हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया। 12th क्लास को थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट करना भी होता है भाई। 12th वालों के लिए हमारे लिए इस साल कोई ज़्यादा होली दशहरा दिवाली नहीं है, मनाना है त्यौहार लेकिन बहुत शार्ट टाइम के लिए। टोटल फोकस करना है आपको अपने करियर के लिए, क्योंकि क्लास 12th हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। इसी के बाद हमारे बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के डोर ओपन होते हैं, है ना। चलिए अब हम देखें आवेश का संरक्षण। एक चीज़ ध्यान में रखना कि आज के क्लास में मैं बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, रहने के लिए 2-2 लाइन के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो बोर्ड एग्जाम में शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो आपको पता है कि किसी भी चीज के संरक्षण का सीधा मतलब होता है कि उसको नियत बना के रखना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता ना तो नष्ट होता, केवल उसको रूप बदलता है। आप ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से आवेश भी संरक्षित होता है। तो फिर आप सोचोगे कि सर आप तो पढ़ा रहे हो कि धन आवेश उत्पन्न किया गया, मतलब कोई चीज पैदा तो हुआ, तो नियत कैसे हुआ? भाई ऐसा नहीं है। धन आवेश इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उसके अगेंस्ट उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि कल के क्लास में हमने ये बात पढ़ा था, आवेश उत्पत्ति के कारण में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो यह एक पदार्थ है, मान लो ये एक पदार्थ है, यह दूसरा पदार्थ है, और दोनों के बीच में जब घर्षण कराया गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें से निकल के इसमें चला गया। अब ये बन गया धन आवेश, ये हमने कल के क्लास में पढ़ा था, और ये क्या बन गया, ऋण आवेश बन गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ग्रहण किया, ये दिया वो लिया। लेकिन दोनों मिला के मान लो ये 2 सिस्टम है, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। तो आप देखो एक ने जितना दिया दूसरे ने उतना ही लिया। तो जब जितना दिया गया उतना लिया गया तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, क्योंकि कुल मिला के पूरे निकाय का जो आवेश है वो नियत है। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में, कथन में क्या लिखा गया है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत लिखो। तो सीधा सीधा लिखोगे किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड यूज हो रहा है, विलगित निकाय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा कमांड करना है तो उसका पहला शर्त है उस सब्जेक्ट में जितने टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, जितने भी टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं,
हर सब्जेक्ट का अपना एक शब्दावली है, ठीक है। आप कहीं पर तो अणुभार, परमाणु भार, तुल्यांक भार पढ़ेंगे तो नो डाउट केमिस्ट्री है। आप कहीं पर कोशिका पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बायो है। आप कहीं पर बल, विस्थापन, गति पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है, और उस सब्जेक्ट को समझने का पहला सिस्टम यही है कि आप उसके लैंग्वेज पर कमांड कर, उसकी भाषा पर पकड़ बनाओ आप। जैसे हम यहाँ पर विलगित निकाय, अब ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन क्लास में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बोलते सर विलगित निकाय किसे कहते हैं? सही बात है, कई बार हमको समझ में नहीं आता कि जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम रट्टा मार लिए। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। बट व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? भाई विलगित निकाय क्या होता है भी तो जानना पड़ेगा, और यह शब्द आपको कई जगह यूज होगा। तो चीजों को आप इस तरह से समझो कि फॉर एवर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो क्या होता होगा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता होगा विलगित निकाय का? ये वर्ड बार बार फिजिक्स में यूज होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जब किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, जैसे मेरे हाथ में अभी एक ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है और ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, दोनों मिलके किसी काम को संपादित कर पा रहे हैं। बिना इस बोर्ड के इसका कोई रोल नहीं है और इसके बिना बोर्ड का कोई रोल नहीं है, तो दोनों मिला के किसी कार्य को कर रहे हैं, तो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या है? यह एक विलगित निकाय है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके विलगित निकाय क्यों हुए? क्योंकि दोनों के घर्षण, दोनों के आपस में घर्षण के कारण ही आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? विलगित निकाय। ए और बी यहाँ पर विलगित निकाय हैं। क्यों? क्योंकि आवेश उत्पन्न करने के लिए ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी तीसरे का रोल नहीं है। यहाँ पर मैं एक और पिंड रख दूं, उसका कोई रोल नहीं, वो विलगित निकाय में नहीं आएगा। तो इसका कहना है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। मतलब ये जो ए और बी दोनों मिलकर आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनका जो कुल आवेश है नियत होगा। नेचुरली जितना दिया उतना लिया, तो कुल तो नियत रहेगा। ठीक है, ठीक है। एक के पास कमी हो रही है तो दूसरे के पास उतनी ही वृद्धि हो रही है। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर? तो देखो आपको ये सब चीज क्लास में याद हो जाना चाहिए। इतना डिस्कस करें हम किसी टॉपिक पर कि 90% 95% वो क्लास में प्रिपेयर हो जाए। अब आपको ये बात सबको याद हो गया होगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी विलगित निकाय पर आवेश की कुल मात्रा सदैव नियत होता है। क्लियर? ये कहलाता है आवेश का संरक्षण। ओके, अगला टॉपिक देखो, आवेश का क्वांटमीकरण। ये 2 लाइन का टॉपिक है। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूं तो मेरे ध्यान में हमेशा ये बात आता है, 2 लाइन का सिद्धांत, लेकिन नीट जैसे एग्जाम में भी इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई स्टूडेंट इसको क्लास में पढ़ते रहता है 12th क्लास में, तो उसको लगता है कि बस ऐसी छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, है तो छोटा सा टॉपिक, बट इसका कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो भाई क्या कहता है? देखो, आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? यह कहता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा है, मान लो मेरे पास कोई ऐसा पिंड है जिस पर आवेश है, उसको आवेश दिया गया है, तो उसमें आवेश की जो कुल मात्रा है वह एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है उसका पूर्ण गुणज होता है, मतलब उसका पूर्णांक होता है। बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं तो, दूसरी भाषा में आपको, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। देखो, फिजिक्स में एग्जाम में लिखने की भाषा अलग होता है, समझने का भाषा अलग होता है। यदि हम एग्जाम में हमको पूछे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो वर्ड टू वर्ड यही लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन समझने के लिए हम उसको कई तरह समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ पर कोई आवेश है। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक पदार्थ लेता हूँ कि ये मान लो एक कोई पदार्थ है, अब इस पर आवेश है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ई से संकेत करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पिंड है इसमें जब आवेश होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या Ne इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णांक है। ये देखो सब के सब पूर्णांक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और n यहाँ पर पूर्णांक है।
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको, कि हम इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। अब यहां पर एक बात आप देखो कि जब यह पूर्णांक होता है, मतलब मैं पूछूंगा कि भाई इस पदार्थ में कितना आवेश है, तो 5e 6e 10e ऐसा होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि 7/2e है, ये गलत हो जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि 1.3 इलेक्ट्रॉन है। तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सरल शब्दों में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का विभाजन पॉसिबल नहीं है। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 4 भाग में मैं बांट दिया और मैं बोलूं ये वाला टुकड़ा E/4 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। E/4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मेरे पास ये पेन है, इसको भी 10 टुकड़े में मैं बांट सकता हूं तोड़ के, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन उसको मैं काट के बांट नहीं सकता। ये इसका स्पष्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बहुत सिस्टमेटिक वर्ड में क्या कर सकते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब पूर्णांक के रूप में होता है। गणितीय रूप में हम उसको देखें तो Q बराबर N इंटू E होता है। जहां पर हमको ये बात लिखना या समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर N क्या है, पूर्णांक है। यहां पर N पूर्णांक है, ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर आप लोग छोटे क्लास में जब मैथ्स पढ़ते हैं तो पूर्णांक पढ़ते हैं, और पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो n यहाँ पर पूर्णांक है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ये होता है। कल के भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है, ठीक है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ओके, क्लियर सबको। चलिए, तो ये है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। इंडिया में जितना भी बोर्ड होता है, हमारे देश में, भारत में जितना भी बोर्ड एग्जाम होता है, वो सभी के लिए यह टॉपिक है, यह सिलेबस है। क्योंकि सभी बोर्ड में 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आज के डेट में पूरे इंडिया में यूनिफाइड कोर्स चलता है, एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस दिया वो चलता है। तो आपको बोर्ड के लिए कोई कन्फ्यूजन का जरूरत नहीं है। हाँ, यदि मेरे कंटेंट्स आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ कमी रह गया तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो कुछ टॉपिक यदि आपके बोर्ड में नहीं रहते तो आप उसको अपने से स्किप कर सकते हो, बाकी पढ़ लेने से भी बुराई नहीं है। तो सभी बोर्ड के लिए है, नो डाउट। हम सेशन के लास्ट में बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी आपको रिवीजन कराएंगे कि यूपी बोर्ड में कैसा पैटर्न है, एमपी बोर्ड में कैसा है, सीजी बोर्ड में कैसा है, बिहार बोर्ड में कैसा है, झारखंड बोर्ड में कैसा है, राजस्थान बोर्ड में, सभी बोर्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो हम लास्ट में आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्पेशल एक 2 क्लास कर लेंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, भाई चलो आज यूपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं, चलो भाई आज बिहार बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं, ये हम लास्ट में करेंगे। तो उस समय हम उसको सिस्टमेटिक बता देंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। बट अभी आपको सब चीज़ को पूरा पढ़ना है। ओके, तो किसी प्रकार का आप डाउट अपने दिमाग में मत रखिए कि मेरे बोर्ड के काम का है कि नहीं करके। फिजिक्स है, सभी बोर्ड में वो सिलेबस है, आपको पढ़ना है। क्वांटमीकरण सभी में है, सबको पढ़ना है। तो क्लियर यहां तक। ये एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर N इंटू E, और ये होता है। तो मतलब फाइनली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों का विभाजन संभव नहीं है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान में रखना। रिसेंटली अभी कुछ वर्षों पहले ये पता चला है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे मिले जो क्या है, भिन्नात्मक रूप में है। लो, ये इसका अपवाद हो गया, ठीक है, इसका अपवाद हो गया। तो अभी रिसेंटली कुछ वैज्ञानिकों ने ये खोज करके बताया है कि इलेक्ट्रॉन अब हमको भिन्नात्मक रूप में भी मिल रहे हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्वार्क। इनको क्वार्क कहा जाता है, इंग्लिश नाम ही है QUARK, ये क्वार्क कहा जाता है।
तो क्वार्क है क्या? अभी हमको दो ऐसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं जो भिन्नात्मक रूप में हैं, और ये कौन कौन से हैं भाई? ये है ±2/3e और ±1/3e। ये भिन्नात्मक रूप में मिला है और इनको क्वार्क कहा जाता है। तो ये आपको मैं एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं कि कभी भी क्या है ध्यान में रखना कि ±2/3 और ±1/3 इनको क्वार्क कहा जाता है। ठीक है, ये क्वार्क कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखना, किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। और ऐसे भी आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट को अपडेट रहना चाहिए कि कोई चीज़ यदि नया हो रहा है दुनिया में तो टीचर को भी और स्टूडेंट को भी बराबर अपडेट रहना चाहिए। हमारे सिलेबस में रहे या ना रहे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट पर यदि कुछ चीज़ अपडेट हो रहा है तो बराबर उसका इन्फॉर्मेशन हमको रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में रहता है, हर चीज़ आपको तुरंत पता चलना चाहिए। तो क्वार्क बहुत साल पहले पता चल चुका है। अब यहाँ पर भी क्या किया गया है, ये ±2/3 और ±1/3 में इनका अलग अलग नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया भी ध्यान रखना, +2/3e, इसको नाम दिया गया है अप क्वार्क, इसका नाम है अप क्वार्क। और -1/3e का नाम रखा गया है क्या, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। ये दोनों नाम ध्यान रखना। तो ये आप उसको एडिशनल नोट करके रखना अपने नोट्स में। नोट्स आप प्रॉपर आप क्लास में पढ़ते हुए भी आप नोट्स बनाया करो भाई। एक बहुत अच्छा हैबिट है कि स्टूडेंट अपने ऑनलाइन क्लास में, अपने यूट्यूब के क्लास में रफ कॉपी और पेन लेके बैठे और टीचर के साथ, ऐसा भी हम बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाते, बहुत स्लो पढ़ाते हैं आपको कि फटाफट पढ़ाया, बोर्ड इरेज कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा लिखने का भी मैं टाइम देता हूं। तो आप क्लास में नोट किया करो, इससे क्या होगा, आपके अंदर ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में हैं, बस फिजिकली हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं। बाकी सारा सिस्टम, सारा डिसिप्लिन सब ऑफलाइन क्लास की तरह होना चाहिए। तो आप बहुत राइज करोगे, बस इतना मेंटेन कर लो, उसके बाद मेरा चैलेंज है कि आपको ऑफलाइन क्लास से भी ज़्यादा बेनिफिट ऑनलाइन क्लास में, आप कितने भी हाइट तक जा सकते हो। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ के यूपीएससी निकाल ले रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, एनडीए निकाल रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि खुद के लिए कंट्रोल है कि नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो कि नहीं, रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हो कि नहीं। बस इतनी सी बात आप मेंटेन कर लो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथ में लिखा करो। वैसे हमारा नोट्स हमारे अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, बट आपको क्लास नोट्स भी बनाना चाहिए, उससे स्टूडेंट अलर्ट रहता है। ठीक है, चले अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पर करा दूं आपको। जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहाँ पर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके कॉन्सेप्ट को और बहुत अच्छे से हमको क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर देखो, हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपको छोटा सा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कल के क्लास में आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना मतलब इलेक्ट्रॉन को दान कर देना उस पिंड को धन आवेशित बना देता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेता है तो ऋण आवेशित बन जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता भी है कि वो पिंड किस तरह का आवेश बनेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए बोलता है। तो प्रकार का उत्तर तो तुरंत है, प्रकार का उत्तर तो हमारे पास तुरंत है। क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो किस प्रकार का बनेगा भाई, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब हम यहां पर यह देख लें कि आवेश की मात्रा कितना होगा। ठीक है, उसकी मात्रा कितना होगा। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात करें तो तुरंत समझ जाना कि यह आवेश के क्वांटमीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, Q बराबर N इंटू E, ये कहता है। तो आवेश की मात्रा हमको उसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करें, उसके मान को पुट अप कर देते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, दैट इक्वल, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है,
तो 100 इलेक्ट्रॉन की, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, दैट इक्वल यहां पर 1.6 और इंटू 10⁻, देखो ये इसका 2 जीरो इसके साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -17। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 इतना कूलाम आवेश उसमें रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस सिद्धांत को आप यूज कैसे करोगे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कई बार, ठीक है। अभी तो बोर्ड एग्जाम में कोई चेंजेस का इंफॉर्मेशन नहीं है और नहीं होने का है, मान के चलो, होगा तो मैं आपको इमीडिएट अपडेट करूंगा, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, आप वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से सिलेबस पर, एजुकेशन के सिस्टम पर कुछ भी चेंजेस आएगा, मैं आपको इमीडिएट उसका क्लास में भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, प्लस उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो मैं अपडेट रहता हूँ, उसकी आप चिंता मत करिए। बस आप रेगुलर क्लास में आइए, आपको सब चीज मिलते रहेगा, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ चलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पर। देखो ये क्या है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्या? ठीक है, ये क्या पॉसिबल है कि किसी पदार्थ में 6 × 10⁻18 कूलाम आवेश हम उसको दे दें? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन हो गया और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। हमको पूछ क्या रहा है वो, कि मान लो किसी पदार्थ में मेरे को 6 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? चलो देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो निकालें Q बराबर N × E। यहां पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो N बराबर ये क्या हो जाएगा, Q/E, दैट इक्वल, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो आवेश का मान हमको प्रश्न में दिया है कितना, 6.0 इंटू 10⁻⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसको सॉल्व करें, तो ये तो ऊपर जाके हो जाएगा 10, और 6 में 1.6 को डिवाइड करें, ये तो मैं कैलकुलेटर से करके आपको दिखा देता हूँ। 6 में 1.6 डिवाइड करेंगे तो 3.75 आएगा, 3.75 आएगा। ये आ गया 3.75 और इंटू 10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दूं तो 37.5। अब देखो मजेदार बात यहां पर, क्या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 37.5 हो सकता है? देखो, एक एक न्यूमेरिकल कैसे कॉन्सेप्ट को हमारा क्लियर करता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझना है तो उसके साथ में आप उसको किसी न्यूमेरिकल के हेल्प से समझो। न्यूमेरिकल उसका एक्सपेरिमेंट है, कह सकते हो आप फिजिक्स में, जबकि बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं। ये गलत है। यदि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका काम है कि उससे रिलेटेड आप 1-2 न्यूमेरिकल जरूर करो। या तो हम चैप्टर को पढ़ते पढ़ते करें या लास्ट में करें, लेकिन न्यूमेरिकल इज मस्ट कंपलसरी। उसके बिना आप कभी किसी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जा सकते। वो रट्टा मारने जैसे हो गया, वो तो इतिहास पढ़ने जैसे हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये अभी हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट को, तो आपको और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये क्या हमने पढ़ा है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसका पूर्ण गुणज होता है। देखो मैंने बोला है n क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूर्णांक होना चाहिए। यहां देखो आंसर क्या कहता है, आंसर आया है 37.5, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। यह तो दशमलव है जो कि पूर्णांक नहीं है। मतलब यहां तो आवेश के क्वांटमीकरण का कॉन्सेप्ट फेलियर हो गया।
यहाँ पर आवेश के क्वांटमीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फेल हो गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, क्या किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश हो सकता है? तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा इसका नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं है। और यहीं पर यदि इसका आंसर 37 आता, 0.5 मान लो उसमें नहीं आता, क्या आता उसमें, 37 आता, तो जब इसमें 37 आता तो हम बोलते हैं कि संभव है, इट इज पॉसिबल, तब हम बोलते हैं कि वो संभव है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। देखो इस क्वेश्चन में कितना अच्छा घुमाव, ऐसे क्वेश्चन हमको कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ हमको बोर्ड एग्जाम में भी, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि पूरे इंडिया में जितने बोर्ड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न बिहार बोर्ड में आता है। क्यों? बिहार बोर्ड के बहुत से बच्चे यहाँ पर होंगे, सही है कि नहीं? बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो उस बोर्ड की जान है, क्योंकि वो 35 क्वेश्चन यदि कोई स्टूडेंट पूरे में पूरे पा गया, ठीक है, पूरे में पूरे पा गया, तो फिर वो हाई स्कोर कर लेगा। ठीक है, इन प्रश्नों को कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपने पिछले साल इसको बताया था, तो कुछ चीज फिजिक्स की आत्मा है उसको आप वहां से नहीं निकाल सकते। फिर आप बोलोगे सर आप पिछले साल आप तो पढ़ाते थे, है ना, आप ही तो पढ़ाते थे, तो भाई वो तो वही रहेगा। अब आप बोलो कि मैं आवेश का क्वांटमीकरण इसको नहीं बदल सकता, इस तरह के क्वेश्चन को हम नहीं बदल सकते। न्यूमेरिकल्स आपको नए मिलेंगे, बहुत सारी चीज आपको नए मिलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आज पढ़ो तो कल पढ़ो तो, इंडिया का बच्चा पढ़े तो यूएसए का बच्चा पढ़े तो वही पढ़ेगा कि चेंज कर दें फिजिक्स चेंज कर दें फिजिक्स। बाकी क्लासेस कमिंग मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक, ओके, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अब ये बात बोलोगे कि सर ये तो पहले का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से, लेकिन ये डेटा तो हर बच्चे को रटा हुआ याद रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। चलिए बताइए, आप लोग को आंसर पता है इसका, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है या कितना इलेक्ट्रॉन को देने से एक कूलाम आवेश बनता है? रिया, वेरी गुड, रिया, काजल, दुर्गेश भी लिखने का प्रयास कर रहे थे। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, वेरी गुड। कैसे निकाला भाई? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी क्वांटमीकरण पर बेस्ड है। कैसे? Q इक्वल टू एन इंटू ई, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो n इक्वल टू Q अपॉन ई, ये फार्मूला हो जाएगा। दैट इक्वल, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये है 1 कूलाम, ये और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व किया जाए तो एक में 1.6 का भाग करेंगे, पूरा आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश दिया जाता है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये तो आप याद करके रखो, इसको आप लोग याद करके रखो, ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? तो एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको कभी भी आप, अच्छा यहां पर चलिए मेरे को एक बात बताइए आप लोग, अभी मैं बोला हूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक में होता है, तो यहां तो 6.25 आया है, तो ये गलत हो गया क्या कि सही है? बताओ। 6.25 तो भाई पूर्णांक नहीं है, भिन्नात्मक है, तो क्या ये सही है? सही है तो क्यों है फिर? एप्लीकेशन में क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स है, लेकिन आपको वो फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा स्टोर में।
यह क्लास डेली होगी? सुहाना गौतम जी, आप ये क्लास डेली होगी। ओके, चलिए बताएं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। ये तो भिन्न है, 6.25 इन 25 तो भिन्न है, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्नात्मक रूप में हो गया? कौन बताएगा कारण इसका? मैथ्स क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 रोज में। ओके, क्या तासु कुमारी, वेरी गुड। राधे कृष्णा, क्योंकि 10 का पावर 18 का मल्टीपल हो रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 10 का पावर में 18 हो रहा है और 6.25 में 10 के घात 18 का गुणा करेंगे तो 625 के बाद कितना शून्य आएगा पता है? 625। इसके बाद कितना जीरो आएगा? 16। ये जीरो आएगा, आप गिनते रहोगे 16 आएगा। तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो भाई ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर तो बोले थे कि भाई दशमलव में नहीं आ सकता, यहाँ पर तो बोले कि 37.5 तो पूर्णांक नहीं है, तो 37.5 के गुणांक में कोई 10 का घात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6.25 के गुणांक में 10 के घात में 18 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूर्णांक बन जाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना, कहां पर वो भिन्न आ रहा है, कहां पर वो पूर्णांक आ रहा है। ओके, चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ें, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेश की योज्यता क्या है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मल्टीपल चार्जेस, जब कहीं पर बहुत से चार्ज हों, किसी सिस्टम में या किसी सिचुएशन पर जब बहुत से आवेश हों और उन पूरे आवेशों का यदि हमको परिणामी निकालना हुआ कि भाई वहां पर आवेश कितना इफेक्टिव है, तो सबको क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा, और यही कहलाता है आवेशों की योज्यता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अपने पास बहुत से आवेश हैं, ठीक है, मान लो ये आवेश है, ये सब आवेश को मैंने यहाँ पर गोलाकार प्रदर्शित कर दिया, ये सब आवेश हैं सपोज। अब ये आवेश का मैंने मान रखा, सपोज इस आवेश का मान क्या है? Q1 है, इस आवेश का मान मान लो Q2 है, इस आवेश का मान मान लो -Q3 है, इस आवेश का मान मान लो Q4 है, इसका मान लो -Q5 है। तो यहाँ पर देखो कुछ प्लस आवेश है, कुछ माइनस आवेश है, और भी इनके नाम रख सकते हैं। और जब इसका परिणामी, यदि हम यहाँ पर इस सिस्टम का पूरा कुल आवेश निकालना चाहें, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसका जो कुल आवेश है ये Q, ये सभी के योगफल के बराबर होगा, बट इंक्लूडिंग इट्स नेचर, उनके व्यवहार के, उनके प्रकृति के साथ में ऐड होगा। मतलब धन आवेश जुड़ेगा, ऋण आवेश घटेगा, मतलब अपने चिन्हों के साथ, ऐसा नहीं कि सबको हम जोड़ देंगे, चिन्हों के साथ घटेंगे या बढ़ेंगे। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2, इसके बाद देखो -Q3 है तो माइनस हो जाएगा ये, और प्लस Q4 प्लस है तो प्लस Q4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? Q5 एंड सो ऑन, और रहेंगे तो और भी। ये कहलाता है आवेश की योज्यता। मतलब किसी सिचुएशन पर जितने आवेश होंगे, उन सभी आवेशों का जो परिणामी है, उनका जो रिजल्टेंट है, वह सभी आवेशों के चिन्ह सहित, या बीजी योग कह सकते हैं, वो क्या होता है? यह कहलाता है योज्यता। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, तो इस छोटे से एग्जाम्पल से क्या होगा, हमको पूरा बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का, आपको कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी निकाय में +E, -3E, 5E और 7E आवेश हैं, तो उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? देखो कभी कभी क्या लगता है, मेरा ये बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, ऐसा प्रश्न स्टूडेंट जब क्लास में देखा, सर बहुत इजी है, निश्चित रूप से बहुत इजी है, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं आपको, यदि आपको सिर्फ योज्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाए,
उस बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब किसी भी टॉपिक का इजी होना, डिफ़िकल्ट होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वास्तव में कितना डिफ़िकल्ट है। मेरे नॉलेज में नहीं है वो सारा चीज़ डिफ़िकल्ट है, और मेरे नॉलेज में है वो सारा चीज़ आसान है। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि किसी भी चीज़ का मतलब कठिन होना और सरल होना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस बात को जानते हो कि नहीं। यदि आप जानते हो आपके लीजिए, नहीं जानते तो कठिन है। दैट मीन्स मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, और यही बच्चे चूकते हैं, मेरे को मालूम है। मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को, टॉपर बच्चों को सरल चीज़ों की उपेक्षा करने के कारण परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते देखा है, या किसी बड़े एग्जाम से चूकते देखा है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। ये छोटी बात है, बहुत सरल चीज़ है, और कई बार चीज़ें इतनी सरल होती हैं कि हम जानते नहीं कि वो कितना सरल है। तो किसी टॉपिक को इजी, अंडर एस्टिमेट, हर चीज़ जानो, मेरे हिसाब से हर चीज़ जानो। तो बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इसको वही बना पाएगा जो योग्यता का कॉन्सेप्ट जानता है। अब सीधा बात है, अब आपके लिए तो टाइम पास हो गया। ये क्या टाइम पास हो गया कि सर इसका जो कुल आवेश होगा Q क्या होगा, E - 3E प्लस 5E माइनस 7E, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, प्लस प्लस को जोड़ लो तो कितना हो गया, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6E, और ये हो गया 7 और 3 मतलब 10E हो गया। तो -4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, निगेटिव होगा और -4 होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये है हमारा योज्यता का नियम। यहां तक का जो टॉपिक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां तक का जो टॉपिक है वह बिल्कुल आवेश का बेसिक है। देखो सिलेबस को आप इस तरह समझते जाओ कि कहां तक क्या होता है, कहां तक क्या होता है। तो ये आवेश के बेसिक नेचर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आगे बहुत दूर तक आपको हेल्प करेगा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या सिंपल वर्ड में कहते हैं कूलाम का नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलाम का नियम है, और यहाँ पर हमारा आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको जाते जाते बता दूं आज के क्लास में, कि आप सिर्फ 2 बात मेंटेन करो तो आप 100% अचीव कर सकते हो। सिर्फ 2 बात जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ। पहली बात ये कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास को 100% तैयार करके आओ। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं अपने इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस से मैंने पर्सनल इसको एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास को प्रिपेयर करके आओ। दैट मीन्स कल के क्लास में आने के पहले आप यहाँ तक तैयार करके आओ। दूसरी बात, थोड़ा आपको इस बात का भी जानकारी रहना चाहिए कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये 2 चीज़ आप मेंटेन करो, नो डाउट हर क्लास आपको 100% समझ में आएगा। और आपको मेरा नेचर पता है कि जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो प्रीवियस टॉपिक पर मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, और जैसे मैं क्लास ओवर करता हूँ तो कल क्या पढ़ाऊँगा ये इन्फॉर्म करता हूँ। ये नेचर आप अपने साथ भी डेवलप करिए, और कंसिस्टेंसी के साथ आप क्लास अटेंड करिए, नियमितता के साथ, रेगुलरिटी के साथ, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ओके, चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और कल का क्लास का शुरुआत हम कूलाम के नियम से करेंगे। ओके, तो इजाज़त है फिर आज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।